हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। तो बेटा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 66 में। प्रीवियस लेक्चर 65 में हम आपको निष्क्रिय परिवहन का जो पहला इवेंट होता है सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण, अपन ने कहा था कि भौतिक माध्यम में अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो विसरण है पदार्थ के अणु आयनों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, तो झिल्ली के बिना यानी वो जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं है, और झिल्ली के द्वारा होगा तो कुछ का ही होगा। यस बेटा, जिनका होगा मैंने आपको लिखवा दिया था, समझा दिया था। चलो अब अपन बात करते हैं बेटा सुसाध्य विसरण की। इसके बारे में भी अपन बहुत कुछ पढ़ चुके थे, वहां पर लिख चुके थे, लेकिन और एक बार अपन बात करें, उसको व्यू करते हैं आगे का, उसके गुणों को अपन रिलेट करते हैं, फिर मेम्ब्रेन के डायग्राम के द्वारा मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझाऊंगा। तो देखिए बेटा, अपन बात करते हैं सुसाध्य विसरण, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य विसरण क्या होता है? तो देखो बेटा, अपन ने क्या कहा था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे शेयर की थी, और वो क्या थी बेटा कि झिल्ली के आर पार अगर अपन मेम्ब्रेन की बात करें तो बेटा ध्यान से सुनो कि झिल्ली के आर पार किसी भी पदार्थ का विसरण लिपिड में इसकी विलेयता, लिपिड में घुलनशील है या नहीं है, इस पर निर्भर करता है। यस, यदि लिपिड में घुलनशील है, जो अध्रुवीय विलेय होते हैं वसा में घुलनशील है, तो आसानी से स्लिप हो जाएगा। जो झिल्ली की फास्फोलिपिड की बाइलेयर है वहां से स्लिप हो जाएगा आसानी से। लेकिन यदि ये लिपिड में घुलनशील नहीं है, अर्थात जलरागी प्रकृति है, ध्रुवीय विलेय, तो जल को पसंद करते हैं ना, जलरागी प्रवृत्ति, हाइड्रोफिलिक मोइटी, तो फिर आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन इसको अनुमति नहीं देगी। तो फिर वहां आप जानते हैं कि जो कोई विशेष अपन बात रहा कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे, यस बेटा, तो आप जानते हैं कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा ऐसे पदार्थों का विसरण सुसाधित किया जाता है, फैसिलिटी दी जाती है उन प्रोटीन के द्वारा, केवल फैसिलिटी दी जाती है। यस, तो अपन ने परिभाषा जो पहले बताई थी या लिखी थी वही परिभाषा है, यानी स्थिर झिल्ली परिवहन प्रोटीन, स्थिर झिल्ली परिवहन प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा बिना ऊर्जा व्यय किए, ऊर्जा तो लगेगी नहीं क्योंकि सांद्रता प्रवणता के अनुदिश ही अपन बात करेंगे, तो बिना ऊर्जा किए सांद्रता प्रवणता के अनुदिश जलरागी पदार्थों का, किन पदार्थों का? जलरागी, यस, विसरण सुसाध्य विसरण कहलाता है। भाई है तो एक प्रकार का विसरण ही, लेकिन किनका है? जलरागी पदार्थों का, जिनको सामान्यतः मेम्ब्रेन अनुमति नहीं देती है, तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो उनको फैसिलिटी देता है, सुसाधित करता है। तो अपन ने क्या कहा, वही बात, स्थिर झिल्ली परिवहन प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा बिना ऊर्जा व्यय किए सांद्रता प्रवणता के अनुदिश, सांद्रता प्रवणता के अनुदिश जलरागी पदार्थों का विसरण ही क्या है बेटा? सुसाध्य विसरण है। अब अपन बात करते हैं जो सुसाध्य विसरण के जो लक्षण होते हैं, तो लक्षण क्या क्या थे? यह जीवित तंत्र पर निर्भर होता है, यह जीवित तंत्र पर निर्भर होता है, क्योंकि यहां मेम्ब्रेन आवश्यक है, झिल्ली आवश्यक है, क्योंकि जो झिल्ली के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है बेटा, झिल्ली के कौन है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो आप जानते हैं कि जिस विलेय का विसरण होना है उसको स्थल देते हैं, उसको वो स्थल साइट प्रोवाइड करते हैं, और उसके परिवहन में यही सहायक होते हैं, यही सुसाधित करते हैं। इसलिए आप कहते हो कि जीवित तंत्र पर निर्भर होता है और झिल्ली आवश्यक है, अनिवार्य है। बात को समझे? फिर अपन कहते हैं बेटा है तो क्या? निष्क्रिय परिवहन ही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, निष्क्रिय परिवहन, अर्थात डाउन हिल परिवहन। डाउन हिल क्यों है? क्योंकि सांद्रता प्रवणता के अनुसार ही हो रहा है। इसमें भी जो पदार्थ के अणु हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही जाते हैं। यस बेटा, फिर अपन कहें कि सुसाध्य विसरण, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सुसाध्य विसरण निम्न से उच्च सांद्रता में अणुओं का वास्तविक परिवहन नहीं कर सकता। कभी भी सुसाध्य विसरण, ऐसा नहीं कि प्रोटीन आ गया है तो यहां सुसाध्य विसरण में निम्न से उच्च यानी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध
निम्न से उच्च सांद्रता में अणुओं का वास्तविक परिवहन नहीं कर सकता। क्यों भी? क्योंकि जब निम्न से उच्च परिवहन करना होगा तो वहां तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यहां आप जानते हो अपने फर्स्ट लाइन में बता दिया, बिना ऊर्जा व्यय की। बोलो, इसलिए अपन बात रहा कि ये निम्न से उच्च सांद्रता में अणुओं का वास्तविक परिवहन नहीं कर सकता। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। इसलिए एक एक लाइन्स की क्वेश्चन आ जाता है बेटा। यस, फिर अपन कहते हैं कि भाई सुसाध्य विसरण एक विशिष्ट, हाईली स्पेसिफिक, अत्यधिक विशिष्ट प्रक्रम है। यस, क्योंकि झिल्ली की उच्च ऋणात्मकता अत्यधिक विशिष्ट है, झिल्ली की उच्च ऋणात्मकता। क्यों बेटा? क्योंकि विशिष्ट जो प्रोटीन होता है, विशिष्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, विशिष्ट विलेय स्पेसिफिक सोल्यूट का ही स्थानांतरण करेगा। ऐसा नहीं कोई प्रोटीन किसी विलेय का कर देगा, नहीं, स्पेसिफिक सोल्यूट के लिए, विशिष्ट विलेय के लिए स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगा, वही उसका स्थानांतरण करेगा। ध्यान से सुनना, अपने रुधिर में जो रुधिर की धारा होती है उसमें ग्लूकोज या अदर न्यूट्रिएंट खूब है, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि सांद्रता है तो सेल में चले जाएंगे, नहीं। सेल को जब आवश्यकता होगी तो सेल का जो प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, उसको सुसाधित करेगा झिल्ली के पार जाने से के लिए। तो तुम जानते हो कि अपने शरीर में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो तो ग्लूकोज ही है। अब हर सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर करता है तो प्रोटीन की सहायता से करता है, अब विशेष प्रोटीन की सहायता से ही करता है। ग्लूट 1 से लेकर 5 तक के वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सबसे मुख्य उनमें कॉमन होता है, जैसे मैं आपके सामने लिखा, ग्लूट 4। ग्लूट 4, ये बेटा ग्लूट 4 द्वारा ग्लूकोज का परिवहन, ग्लूट 4 के द्वारा ग्लूकोज का परिवहन। यस, यानी रुधिर से कोशिकाओं में ग्लूकोज के परिवहन को सुसाधित कौन करता है? क्योंकि ग्लूकोज कार्बनिक विलेय है, शर्करा है और ध्रुवीय विलेय है, जलरागी है। इसलिए आप जानते हैं कि रुधिर धारा से कोशिका में ग्लूकोज के परिवहन को सुसाधित करता है ग्लूट 4। सबसे कॉमन कौन है? ग्लूट 4, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। यस बेटा, बोलो, क्लियर? अब आप ध्यान दीजिएगा कि देखो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहां ये प्रोटीन सांद्रता पूर्णता स्थापित करता होगा, ऐसा नहीं है। सांद्रता पूर्णता तो पहले से ही मौजूद होनी चाहिए, होती है। प्रोटीन तो केवल उसको फैसिलिटी देता है, क्योंकि मेम्ब्रेन जाने नहीं दे रही है, इसलिए केवल क्या देता है? फैसिलिटी। अभी डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताऊंगा अभी। यस, तो ध्यान से सुनना कि प्रोटीन यहां परिवहन में मदद करेगा, सांद्रता पूर्णता स्थापित नहीं करेगा। प्रोटीन यहां केवल परिवहन में मदद करेगा, उसके परिवहन को सुसाधित करेगा, सांद्रता पूर्णता स्थापित नहीं करेगा, क्योंकि वह तो पहले से ही मौजूद होनी चाहिए या पहले से मौजूद होती है। बात को समझे? जब सभी प्रोटीन वाहक प्रयुक्त हो जाते हैं तो परिवहन की दर अधिकतम होती है, इसे आप संतृप्तिकरण कहते हैं। यानी बेटा झिल्ली के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं जो सुसाध्य विसरण में भाग लेंगे, यदि सारे के सारे प्रोटीन भाग लें, यानी सभी विशिष्ट विलेय को अंदर पहुंचाएं, तो आप जानते हो इसे आप क्या कहते हो? सैचुरेशन, संतृप्तता। तो संतृप्तता पर दर अधिक होती है, गति की दर अधिक होती है। तो क्या कहा आपने? जब सभी प्रोटीन वाहक प्रयुक्त हो जाते हैं तो परिवहन की दर अधिकतम होती है, इसे आप संतृप्तिकरण कहते हैं। और आप जानते हो बेटा कि ये जो सुसाध्य विसरण है, ये संदमक जो अवरोधक है, तो संदमक या अवरोधकों से प्रभावित होगी, क्योंकि जो संदमक है, इनहिबिटर है, वो प्रोटीन की पार्श्व श्रृंखलाओं से क्रिया करेंगे, तो इस परिवहन को रोक सकते हैं संदमक। यस बेटा, तो ये बात आपकी हो गई। ऐसे देखिए कि ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, ये चैनल प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ये वाहक प्रोटीन होते हैं। यस, इसके अलावा देखिए कि एक अलग कैटेगरी जो आपकी होती है पोरिन्स, ये आपने सुन भी लिया सेल बायोलॉजी में, पोरिन्स। पोरिन्स क्या होते हैं? वे प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया, लवक तथा कुछ जीवाणुओं की बाह्य झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन थी ना, लवक में कितनी थी? 2 मेम्ब्रेन थी ना, और आपको पता कुछ जीवाणु जो ग्राम ऋणात्मक होते हैं उनमें भी 2 मेम्ब्रेन होती है। तो आप जानते हैं कि उनकी जो बाह्य झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन, उसमें ये जो पोरिन्स हैं, ये बड़े छिद्रों का निर्माण कर देते हैं। अब इन बड़े छिद्रों से फैसिलिटी मिलती है शर्कराओं को जाने की, या छोटे आकार के प्रोटीन कण भी वहां से जा सकते हैं। कहां से?
पोरीन से। यस बेटा। अच्छा सुनो, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर यदि आप समझ सकते हैं कि या पादपों में जल के अत्यधिक परिवहन के लिए, अगर कोशिका में जल की ज्यादा मात्रा जानी है, जल की बहुत सूक्ष्म मात्रा, क्योंकि जल का महीन आकार होता है तब वो विसरण हो जाता है सरल, लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में जल का परिवहन होना है तो वो चैनल प्रोटीन से ही होता है। किससे होता है बेटा? वाटर चैनल के लिए। यानी आपने कहा पादपों में जल के अत्यधिक परिवहन के लिए वाटर चैनल होते हैं, वाटर चैनल होते हैं। और ये जो वाटर चैनल है, जल चैनल, ये 8 विभिन्न प्रकार के एक्वापोरिन से बने होते हैं। 8 विभिन्न प्रकार के एक्वापोरिन से बने होते हैं। बात को समझे? तो ये बेटा मैंने आपको सुसाध्य विसरण की डेफिनेशन क्या होती है, सुसाध्य विसरण के लक्षण क्या होते हैं, ये पहले भी बता दिए थे, लेकिन शॉर्ट में वापस से बताकर अब मैं मेम्ब्रेन का डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा और मेम्ब्रेन के डायग्राम के द्वारा आपको बताऊंगा कि सरल विसरण और सुसाध्य का कंपैरिजन करूंगा कि दोनों में समानता क्या है और अंतर क्या है, और दोनों प्रक्रम बहुत अच्छे से आप समझेंगे और फिर अपन जाएंगे किस पर? सक्रिय परिवहन पे। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, देखो यानी यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने करूं तो देखिए, हाँ तो देखिए बेटा कि अब अपन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायग्राम के थ्रू आपको सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटी डिफ्यूजन को बिल्कुल डायग्रामेटिक क्लियर करते हैं। हालांकि बेटा सिंपल डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की कोई भूमिका भी नहीं होती, मेम्ब्रेन की अनिवार्यता नहीं होती है। सिंपल डिफ्यूजन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि भौतिक माध्यम में बिना मेम्ब्रेन के, है ना, भी हो सकता है। किसी भी स्थान पे आप गैस सिलेंडर को खोलेंगे या फिर कोई भी पदार्थ के अणु और आयनों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता क्यों, लेकिन अपन ने ये भी कहा था कि भी मेम्ब्रेन के द्वारा सरल विसरण किन पदार्थों का हो सकता है। यस बेटा। और अपन ने कहा था कि मेम्ब्रेन के आर पार पदार्थों को जानने में सबसे पहले तो अभी देखना, पहली चीज तो ये होगी कि उनकी लिपिड में घुलनशीलता है या नहीं है। आपको पता है बेटा, आपने भी सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो घटक होते हैं वो मुख्य घटक हैं लिपिड प्रोटीन। यस, आपने कहा था कि लिपिड मेम्ब्रेन का ढांचा बनाता है, संरचनात्मक ढांचा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। और आपने अच्छे से देखा था कि लिपिड, कौन सा लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो फोस्फोलिपिड होता है या फोस्फोग्लिसरिड। बेटा आप जानते हो सामान्यतः लिपिड ट्राइग्लिसरिड होते हैं, लेकिन ये फोस्फोग्लिसरिड डाइग्लिसरिड है। देखो कैसे कि फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था कि एक हेड होता है, हेड जो पोलर है, क्या है बेटा? पोलर। यस। और आप समझ सकते हैं कि ध्रुवीय है, लेकिन फिर आपने पढ़ा था टेल, पूंछ। तो ये आप जानते हो कि नॉन पोलर टेल होती हैं जो वसी अम्लों की बनी है। नॉन पोलर टेल फैटी एसिड से बनी है, फैटी एसिड। यस। तो ये उभयधर्मी यौगिक पढ़ा था। और ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। क्या होती है बताओ? बाइलेयर। तो देखिए यहां मैं आपको पूरा एक ऐसे ढांचा सा बनाकर ये पूरा परिवहन बेटा मैं आपको बताता हूं। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, आप समझ रहे हैं बेटा कि इस फॉर्म में देखो कि लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर।
यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिएगा कि फास्फोलिपिड की बाइलेयर है, तो बातें वही, लेकिन सारा मैं आपको यहाँ पर कंसेप्चुअल बिल्कुल डायग्रामेटिक व्यू के थ्रू पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये लो जी, तो ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर है, और आप समझ सकते हो एक सरफेस तो क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस बाह्य कोशिकीय सतह जो सेल वाल की तरफ होती है, और एक आप जानते हो कि भाई ये मेम्ब्रेन है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य की ओर, तो ये आपकी होती है बेटा साइटोसोलिक सरफेस, कोशिका द्रव्य सतह, साइटोसोलिक सरफेस, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, और ये लिपिड की बाइलेयर जो ढांचा बनाती है। यस बेटा, अब देखिएगा कि अपन ने क्या कहा था कि पदार्थों का जो परिवहन है या फिर स्थानांतरण है वो डिपेंड करेगा इस लिपिड में घुलनशीलता पर। यस बेटा, यानी वसा में घुलनशील है तो पिसल जाएगा, यहां से बीच बीच पिसल जाएगा और सरल विस्तृत हो जाएगा, लेकिन अगर वसा में घुलनशील नहीं है तो फिर आप जानते हैं कि सांद्रता होने के बावजूद भी नहीं जा पाएगा, तो फिर सुसादित करेंगे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अच्छा सुनो, दूसरा फैक्ट मैंने ये और बताया था कि बहुत ही महीन आकार है और इनऑर्गेनिक है, तब तो आप जानते हैं सरल विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा भी बड़ा आकार हुआ और विले हुए तो फिर नहीं हो सकते। तो देखिएगा, ये आपने बता दिया एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, ये आपने क्या बता दिया बेटा, साइटोसोलिक सरफेस। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले बात करता हूं आपको कि भाई सबसे पहले जो अध्रुवीय विलेय होते हैं, अध्रुवीय विलेय, अब बेटा अध्रुवीय विलेय कौन होते हैं, अध्रुवीय विलेय जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर अध्रुवीय विलेय, तो वो कौन है बेटा, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बेटा अपन बात करें ग्लिसरॉल की बात करें, एथेनॉल की बात करें, ये आपके तो यूरिया, एथेनॉल या ग्लिसरॉल, बताओ पहले बताया कि नहीं बताया। यस, एक तो ये वसा में घुलनशील विलेय, अगर विलेय होंगे तो वसा में घुलनशील, या फिर देखो बेटा मैंने आपको बताया कि बहुत ही स्मॉल साइज, बहुत ही छोटे आकार के स्मॉल साइज्ड जो इनऑर्गेनिक अकार्बनिक इनऑर्गेनिक सोल्यूट थे, अकार्बनिक सोल्यूट है ना, बहुत ही छोटे आकार के, ये अकार्बनिक, सॉरी मैंने आपको बताया जैसे ये गैसेज होती हैं O2, CO2, NO, यस, एक तो ये गैसेज, और इसके अलावा अपन बात करें बेटा कि विलायक के रूप में जल, शुद्ध विलायक के रूप में जल के अणु H2O, ये विलायक के रूप में है। यहां अपने अत्यधिक महीन आकार के कारण यदि इनकी सांद्रता यहां झिल्ली के इस पार, जैसे अपन बात कर रहे हैं यहां अगर इनकी उच्च सांद्रता है, क्या है बेटा, उच्च सांद्रता, और इस पार अपन बात कर रहे हैं कि इनकी क्या है, निम्न सांद्रता है, ये लो यहां क्या है बेटा, निम्न सांद्रता। तो आप समझ सकते हैं उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता, यानी सांद्रता पूर्णता है, और या तो देखो बेटा ये वसा में घुलनशील है या फिर बहुत ही महीन आकार है, तो ये फिसल जाएंगे,
ये फिसल जाएंगे, यहाँ किसी भी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होगी और यहाँ झिल्ली का कोई रोल नहीं होगा और ना ही किसी प्रोटीन की आवश्यकता होगी और ये फिसल गई, इस साइड आ गई। समझ रहे हो? यानी थोड़ा सा भी स्पेस मिला तो ये फिसल गए और इस साइड आ गए, धीरे धीरे आ रहे हैं। जब तक साम्य स्थापित नहीं हो जाए तो ये आ रहे हैं। तो इस प्रक्रम को तो बेटा आप क्या कहोगे? इस प्रक्रम को आप कहोगे सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। तो बेटा देखो, सिंपल डिफ्यूजन यानी सरल विसरण। आपने क्या कहा था सरल विसरण में? कि न तो किसी प्रोटीन की आवश्यकता है और न ही एटीपी की, क्योंकि सांद्रता प्रवणता के अनुसार हो रहे हैं, तो ऊर्जा की तो आवश्यकता ही नहीं है और किसी प्रोटीन की भी नहीं है, इसलिए यहां झिल्ली की अनिवार्यता नहीं है। बात को समझ रहे हैं ना? क्लियर है? बोलो। तो ये आपका कर देंगे क्या बेटा? सिंपल डिफ्यूजन, जो पहले मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन दूसरी इवेंट आप देखिए, दूसरा इवेंट आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे बेटा मैं आपको यहां कहूं कि देखो यहां पर ध्रुवीय विलेय है। विलेय, पहले बात तो ध्यान से दिमाग लगाना, विलेय है। देखो बेटा कि यहां पर ये आपको मैं बता दूं कि ध्रुवीय विलेय है। ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलेय होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, पोलर सोल्यूट, पोलर सोल्यूट। और बेटा अपन बात करें कि लार्जर साइज या लार्ज साइज, ये थोड़े बड़े आकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बनिक अणु है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे अपन बात करें आपके सामने सुगर, जो भी सुगर्स होती हैं, जैसे ग्लूकोज होता है ना, या जो भी आप जानते हो कि उपापचय के अंदर काम आने वाले पदार्थ, यस, तो सुगर है, या जैसे एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड, यस बेटा। यानी आपने कहा था ना जल रागी, कौन से बेटा? जल रागी विलेय, जल रागी विलेय मतलब जिनकी हाइड्रोफिलिक मोइटी हो, हाइड्रोफिलिक मोइटी। अब हाइड्रोफिलिक मोइटी है, जल के साथ बंधुता है, ऐसे विलेय, विलायक नहीं क्या, विलेय, इनकी इधर उच्च सांद्रता है, उच्च सांद्रता, यस बेटा। और इधर अपन बात करें कि निम्न सांद्रता है, ये निम्न सांद्रता है। अब सुनो मेरी बात बेटा कि सांद्रता प्रवणता तो है, पहले से ही मौजूद है सांद्रता प्रवणता, लेकिन ये इस झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि झिल्ली की जो लिपिड है इनको अनुमति नहीं देती, क्योंकि ये तो लिपिड में घुलनशील नहीं है ना, तो वो लिपिड प्रतिकर्षण कर देगी। और कुछ लार्ज साइज के जो हैं वो आप जानते हैं, जो बेटा कुछ लार्ज साइज के हैं वो भी आप जानते हैं कि लार्ज साइज के को वैसे ही पेनेट्रेट, यानी ये झिल्ली जाने नहीं देती है। शुगर है, ग्लूकोज है, या जो ग्लाइकोलाइसिस में आपने पढ़ा होगा फास्फोलिरीकृत, फोस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट, जो फास्फोलिरीकृत मध्यवर्ती हैं, ग्लूकोज है फास्फेट, फ्रक्टोज है फास्फेट, यस, तो इनको ये झिल्ली अनुमति नहीं देगी। और जरूरी भी है, ऐसे कोशिका में मेटाबोलाइट अगर ज्यादा जाते रहे तो उपापचय डिस्टर्ब हो जाएगा, जब जरूरत होगी तभी हो जाएगा। तो अब मान लो कि कोशिका के अंदर इनकी जरूरत है लेकिन झिल्ली अनुमति नहीं दे रही है, तो फिर आप जानते हो कि यहां आएगा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। कौन आएगा बताओ? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आएगा। और वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इनके परिवहन को सुसाधित करेगा, इनके परिवहन को सुसाधित करेगा। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब बताओ क्या इस प्रोटीन ने यहां सांद्रता प्रवणता स्थापित की क्या? नहीं, वो तो पहले से ही मौजूद थी। क्या ये निम्न से उच्च की ओर परिवहन कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें ऊर्जा व्यय होगी। यहां तो सांद्रता ना उच्च से निम्न, तो फिर क्या करता है ये? तो सांद्रता प्रवणता होने पर ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, तो ये जो कैरियर प्रोटीन है, वाहक प्रोटीन, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन तो केवल इनको जुड़ने के लिए स्पेशल साइट देता है, स्थल देता है, और इनको सुसाधित करता है। जब कोशिका के अंदर जरूरत होती है तो इनके परिवहन को सुसाधित करता है, तो सुसाधित करता है ना ये प्रोटीन। तो आप जानते हैं कि ये आपका होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये आपका होता है सुसाध्य विसरण।
सुसाध्य विसरण। ये लो जी, बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो बेटा यस। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका सुसाध्य विसरण है। अब बेटा देखो, ये सरल विसरण है, ये सुसाध्य विसरण है, दोनों डाउन हिल है, ये बात कॉमन होगी, दोनों डाउन हिल है, दोनों सांद्रता प्रवणता के अनुसार हो रहे हैं, ये बात भी सही होगी, यस बेटा। लेकिन देखो इसमें न तो प्रोटीन, किसी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, न तो प्रोटीन और न ही एटीपी आवश्यक है, या अपन कहें कि झिल्ली की कोई अनिवार्यता नहीं है, झिल्ली की कोई अनिवार्यता नहीं है, तो इसमें न तो प्रोटीन और न ही एटीपी। इसमें आप क्या कहोगे, एटीपी तो नहीं चाहिए, एटीपी तो नहीं चाहिए क्योंकि निष्क्रिय है, लेकिन प्रोटीन आवश्यक होते हैं, प्रोटीन आवश्यक होते हैं, मतलब झिल्ली क्या है, अनिवार्य है, झिल्ली क्या है बेटा, अनिवार्य। और जरूरी भी है बेटा, अपनी कोशिका के अंदर जो मेटाबोलाइट होते हैं, ये शर्कराएं जो श्वसन के अंदर जाने वाली होती हैं, उन पे कंट्रोल भी तो जरूरी है। तो कंट्रोल अपने आप ही होगा, सांद्रता रुधिर के अंदर ग्लूकोज की, एमिनो एसिड की, फास्फोलिपिड शुगर्स की बहुत सांद्रता है, लेकिन कोशिका के अंदर नहीं जा पाएंगे जब तक जरूरत नहीं है। और कोशिका को अगर ऊर्जा के लिए अच्छे से जरूरत है तो फटाफट वहां पर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन आएगा और वो विशेष स्थल पे विशेष विलेय जुड़ेगा और तुरंत आप जानते हैं कि वो फैसिलिटी देगा, डिफ्यूजन कराएगा। बात को समझे, तो ये फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है। अच्छा दिमाग लगाएं कि ये विशिष्ट नहीं है और वो क्या है, विशिष्ट है। बात को समझ रहे हैं, क्लियर। तो ये अपन बात बड़ा की बात आपकी हो गई, और ये मैंने आपको बिल्कुल मेम्ब्रेन के थ्रू ये शो कर दिया कि मेम्ब्रेन के पार किनका तो सरल विसरण हो सकता है और किनका क्या हो सकता है, सुसाध्य। बाकी थ्योरी तो आपको ए टू जेड पहले लिखवाई दी। बात को समझ रहे हैं, इसलिए बेटा इस वे में आप पढ़ें, क्लियर है। अब बेटा देखो कि नेक्स्ट मैं यहां पर आपसे बात करूंगा कि भाई ये सुसाध्य विसरण में जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो कैसे उसको मूव करा देता है, कैसे उसको अपन मात्र परिवहन करवा देता है, तो वो बात कर लेते हैं, यस। और फिर आप जानते हो फैसिलिटेटेड जो सुसाध्य विसरण होता है उसमें निष्क्रिय सिम्पोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है, तो वो पढ़ लेते हैं, यस बेटा, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिएगा। तो देखिए बेटा कि जो मैंने आपसे कहा था कि सुसाध्य विसरण, तो सुसाध्य विसरण का ये निरूपण आपको मैं और बता देता हूं। तो ये आपकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, यस। और मेम्ब्रेन आप समझ सकते हैं कि फास्फोलिपिड की जो बाइलेयर है इसके अंदर, यस, जो ढांचा बना रही हो तो बता ही दिया आपको मैंने। और मैं आपकी बात करता हूं बेटा कि जैसे इधर आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, यस। और ये कौन सी सरफेस है, साइटोसोलिक सरफेस, ये लो जी। अब आप समझ सकते हैं बेटा, ध्यान से सुने कि जैसे आप यहां इसमें ये कैरियर प्रोटीन है, जो भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसपोर्टर, सॉरी, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ये लो जी। अब देखिएगा बेटा कि देखो ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, इधर अपन बात रहे कुछ विलेय है जो आप समझ सकते हो कि ध्रुवीय विलेय, सॉरी, उस सांद्रता है उसकी। तो ये विलेय के कण हैं, शर्करा या जो भी है। अब कोशिका को मान लो जरूरत है अंदर कोशिका द्रव्य में, तो आप जानते हैं कि विशिष्ट प्रोटीन से विशिष्ट विलेय, तो एक प्रकार से यहां अपन बात रहे कि कौन जुड़ जाएगा, ये विलेय जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया विलेय स्पेसिफिक साइट पे, विशिष्ट स्थल पे। और जैसे ही विलेय जुड़ जाएगा
उस प्रोटीन से, वाहक प्रोटीन से, तो आप जानते हैं उसके समरूपण में परिवर्तन होगा। आप जानते हैं बेटा कि कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। यानी बेटा आप जानते हो कि समरूपण में परिवर्तन, बात को समझे, वो आप जानते हो कि समरूपण में परिवर्तन करेगा और वो रोटेशन आपका करेगा, तो कन्फॉर्मेशनल जो चेंजेस आपके होंगे। यस बेटा, अब आप समझ सकते हैं। तो ऐसे वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इन विलेय के कणों को ये एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस से ये आप जानते बेटा कि साइटोसोलिक सरफेस पे, अंदर की ओर साइटोसोलिक सरफेस पे जिधर उनकी कम सांद्रता थी उधर आपने छोड़ दिया। यस, तो आप जानते बेटा कि सुसाधित फैसिलिटी दे दी, जबकि सांद्रता प्रवणता थी लेकिन फैसिलिटी दे दी। यस, अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है, और वो पॉइंट क्या कहता है बेटा, एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रखा है उससे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। यस बेटा, कि जो निष्क्रिय सिम्पोर्ट तथा एंटीपोर्ट, यस बेटा, सुसाध्य विसरण में आप कहते हो कि भाई निष्क्रिय सिम्पोर्ट तथा एंटीपोर्ट, तो ये क्या होता है बेटा, निष्क्रिय सिम्पोर्ट तथा एंटीपोर्ट। देखो बेटा क्या होता है ये कि कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन, कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन, यस बेटा, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन थे, वाहक प्रोटीन, केवल तभी विसरण होने देते हैं, केवल तब ही विसरण होने देते हैं, सॉरी, है ना बेटा, जब दो प्रकार के अणु, बात को समझ रहे हैं आप बेटा, कि जब दो प्रकार के अणु एक साथ गति करते हैं, है ना, ये अपन जब दो प्रकार के अणु एक साथ गति करते हैं, यानी को ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब बेटा कि दो प्रकार के अणु एक साथ गति करेंगे, इसका मतलब यह है कि एक की गति दूसरे पर निर्भर है। यस, तो देखो अपन ने क्या लिखा, कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन केवल तब ही विसरण होने देते हैं जब दो प्रकार के अणु एक साथ गति करेंगे, यानी को ट्रांसपोर्ट, यानी एक की गति दूसरे पर निर्भर है, किसमें, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। तो पहले अपन क्या बात करते हैं, ए सिम्पोर्ट। बेटा सिम्पोर्ट क्या है, सिम्पोर्ट, यस बेटा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो सिम्पोर्ट है ना, तो अपन कहते हैं कि झिल्ली के आर पार, झिल्ली के आर पार दो प्रकार के अणुओं का एक साथ एक ही दिशा में परिवहन, एक ही दिशा में परिवहन, यानी सेम टाइम सेम डायरेक्शन। तो झिल्ली के आर पार दो प्रकार के अणुओं का एक साथ एक ही दिशा में परिवहन, ये तो होता है सिम्पोर्ट। और बेटा दूसरा आपका क्या होता है, एंटीपोर्ट। तो एंटीपोर्ट क्या होता है बेटा, एंटीपोर्ट समझ लीजिए, बहुत सिंपल है एंटीपोर्ट। अब जब आपने एंटीपोर्ट लिख दिया तो दो भिन्न अणुओं या पदार्थों का विपरीत दिशाओं में, दो भिन्न अणु या पदार्थों का विपरीत दिशा में एक साथ परिवहन, होगा लेकिन विपरीत दिशा में, सेम टाइम में, अपोजिट डायरेक्शन में। यस बेटा,
तो अपन बात करते हैं कि ये आप जानते हो कि पदार्थों विपरीत दिशाओं में होने वाला परिवहन होता है क्या, एंटीपोर्ट। अब आप जानते हैं कि ये बात हो गई। अब एक अलग ही प्रक्रम है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या होता है, यूनिपोर्ट। तो बेटा देखिए कि यूनिपोर्ट क्या होता है कि यह झिल्ली के आर पार एक अणु या पदार्थ है ना बेटा, अपन ऐसे कहते हैं कि यह झिल्ली के आर पार एक अणु की गति है या परिवहन है जो दूसरे से स्वतंत्र होता है। मतलब इसको ये किसी पे डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है ना। ये अपन बात करें कि एक ही अणु की मूवमेंट है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं बेटा, जैसे अपन यहां ये आपके सामने मेम्ब्रेन प्रदर्शित कर दें कि मान लो कि ये मेम्ब्रेन है। यस बेटा, अब ये मेम्ब्रेन है फास्फोलिपिड की बाइलेयर, फास्फोलिपिड की बाइलेयर, और निष्क्रिय परिवहन है और किसकी सहायता से हो रहा है, प्रोटीन की सहायता से हो रहा है। तो इसका मतलब फैसिलिटी मिल रही है, इसका मतलब सुसाध्य है। यस बेटा, अब ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर है जो ढांचा है, और आप जानते हो कि ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ये बेटा क्या है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। यानी अपन बात करें कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। यस, अब ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। तो आप समझ सकते हैं कि देखो अपन ने क्या बताया बेटा आपके सामने कि ये जो लिपिड की बाइलेयर है और ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। तो जैसे मान लो कि कोई एक अणु है ए और वो उसकी गति दूसरे से स्वतंत्र है, तो अपन ने इसकी गति को ये दे दिया, ये लो, तो स्वतंत्र है और अकेले की गति हो रही है। तो ये आपका क्या है, यूनिपोर्ट है। यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट हो गया, ये सुसाधित कर रहा है गति को, ये प्रोटीन। यस, और यहां देखिएगा कि देखिए यहां दो अणुओं की गति हो रही है और एक की दूसरे के ऊपर निर्भर है। बात को समझ रहे हैं? तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि यहां दो अणुओं की गति हो रही है और एक ही समय में दोनों की सेम डायरेक्शन में गति हो रही है, ए और बी। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, सिम्पोर्ट। क्या हो गया बेटा, सिम्पोर्ट हो गया ना। और यहां देखिएगा कि जब दोनों की गति निर्भर है लेकिन एक ही टाइम में जब एक आपका अंदर जा रहा है तो दूसरा बाहर आ रहा है, यानी ये अंदर जा रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है बेटा, बाहर आ रहा है। जैसे आप जानते हो सोडियम ग्लूकोज वाला एग्जाम्पल जो होता है, सोडियम ग्लूकोज। तो ये आप समझ रहे हैं, या बहुत सारे अपन बात रहे कि सिम्पोर्ट में भी आता है। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये गति आपकी क्या होगी, एंटीपोर्ट होगी, एंटीपोर्ट। यस बेटा, तो ये आपके मार्ग होगी, यूनिपोर्ट क्या होता है, सिम्पोर्ट क्या होता है और एंटीपोर्ट क्या होता है। बात को समझ रहे हैं आप, क्लियर? यस, अब अपन बढ़ते हैं बेटा किस पर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे, सक्रिय परिवहन पे। तो सक्रिय परिवहन देखिएगा, अब अपन आ गए बेटा किस पे, सक्रिय परिवहन पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हाँ, तो देखिए बेटा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो सक्रिय परिवहन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा बेटा कि देखो लाइफ संभव ही नहीं है कि इक्विलिब्रियम हो, साम्य हो, क्योंकि सरल विसरण और सुसाध्य तो क्या स्थापित कर देंगे, साम्य स्थापित कर देंगे। जबकि आप जानते हो कि प्लाज्मा झिल्ली, बहुत सारी एक्टिविटीज में प्लाज्मा झिल्ली के आर पार जो आयंस की, कई आयंस की तो प्रवणता होनी चाहिए। विभव जिसको आप कहते हो, आपने न्यूरॉन में पढ़ा होगा, है ना, जो नर्वस सेल होती है, तो वहां जूलॉजी में आपने पढ़ा होगा, क्लियर? तो बेटा ध्यान से सुने कि भाई जो
झिल्ली के आर पार आयन की प्रवणता स्थापित करता है, वो आप जानते हैं कौन है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तो अंतर बनाता है, एक तरफ निम्न और एक तरफ उच्च का एक बड़ा अंतर बनाता है। ये कौन है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह अपहिल ट्रांसपोर्ट है। अपहिल ट्रांसपोर्ट है बेटा, अपहिल परिवहन है। यस, अब अपहिल का मीन क्या है? अपहिल का मीन है कि सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध संपन्न होता है। सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। अब विपरीत होता है तो उस अंतर को और ज्यादा बनाएगा। बात को समझे नहीं समझे? तो आप जानते हो बेटा कि अपहिल ट्रांसपोर्ट है और सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, यानी विपरीत परिवहन है। बात को समझे? फिर अपन बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसके अंदर कि भी इसमें जो प्रोटीन और एटीपी दोनों की आवश्यकता होती है। यस बेटा, तो आप कहोगे कि इसमें एटीपी व ट्रांसपोर्टर जो परिवहन करने वाला प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन दोनों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है क्योंकि बेटा कोई भी चीज को अगर सांद्रता के विरुद्ध कहीं ले जाना है तो उसमें ऊर्जा व्यय होगी। ऊर्जा के बिना प्रोसेस ही नहीं हो सकती है। इसलिए आप जानते हो कि एटीपी और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन दोनों ही आवश्यक होते हैं। लेकिन ध्यान सुनना, यहां सामान्य ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ही, सामान्य कैरियर नहीं, विशेष प्रकार के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो विशेष प्रकार के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन और उन विशेष प्रकार के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को बेटा आप क्या कहते हैं? पंप प्रोटीन। पंप प्रोटीन जो आप जानते हो कि चार्ज आयन को सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध धकेलते हैं, है ना बेटा? तो ये पंप प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन जो पंप वे प्रोटीन है जो कोशिका झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध, है ना, पदार्थों का परिवहन करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं और ऊर्जा का उपयोग करके सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध खेलते हैं उनको, आयंस को। तो ये आपके होते हैं पंप प्रोटीन। यस बेटा, अब आप देखिएगा कि जो पंप प्रोटीन है, पंप प्रोटीन वो सबसे पहले एटीपी का यूज करेंगे। तो एटीपी का जैसे वो यूज करेंगे तो उनमें संरचनात्मक क्या होगा? बदलाव होगा। यस बेटा, तो यहां आप समझ सकते हैं कि पंप प्रोटीन के द्वारा एटीपी का प्रयोग, पंप प्रोटीन के द्वारा एटीपी का प्रयोग, और जैसे ही वो एटीपी का प्रयोग करेंगे तो पंप प्रोटीन में संरचनात्मक बदलाव होंगे। पंप प्रोटीन में संरचनात्मक बदलाव। यस बेटा, तो फिर आप जानते हैं कि संरचनात्मक बदलाव होंगे तो वो आयन को उसकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध क्या कर देंगे? धकेल देंगे, है ना? तो आप जानते हैं फिर ये अणु या आयन को सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध धकेलते हैं। यस बेटा, तो ये बात आपकी यहां पर होती है। इसलिए अपील है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत का परिवहन है, एटीपी और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन दोनों आवश्यकता होती है। विशेष प्रकार के जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन वो पंप हैं और पंप प्रोटीन ऊर्जा को उपयोग करके अपने संरचना में बदलाव करके आयन या अणु को उसकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध धकेलते हैं। यस बेटा, तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब आप जानते हो कि विशिष्ट पंप विशेष आयन को ही आप जानते हैं कि परिवहन करेगा, वो तो अच्छे से आप जानते हैं। और विशिष्ट प्रक्रम है, तो बाकी उच्च वर्णात्मकता है, हाईली सिलेक्टिव नेचर। जैसे बेटा आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, सोडियम पोटेशियम पंप, यही विशेष प्रकार का एंजाइम है सोडियम पोटेशियम जो एटीपीएज है। तो सोडियम पोटेशियम पंप आपको पता है, मेम्ब्रेन में जब ये पंप काम करता है तो सोडियम आयन को बाहर की ओर
और पोटेशियम आयन को अंदर की ओर। तो आप जानते हैं कि सोडियम आयन को ये बाहर की ओर, सोडियम आयन को, और आप जानते हैं कि पोटेशियम आयन को अंदर की ओर। ये अलग अलग पंप, सोडियम पोटेशियम पंप इसको अपन कहते हैं। तो आप जानते हैं बेटा कि ये जो वहां जब विभव बनाने में सहायक होता है। अब देखिएगा यहां मैं इसका चित्रण करता हूं कि जैसे मैं यहां पर इसका जो पूरा कंप्लीट आपके सामने डायग्राम बनाता हूं, वही मेम्ब्रेन वाला डायग्राम। तो आपको पता है कि कैसे ये परिवहन होता है। तो देखिएगा वही फास्फोलिपिड की बाइलेयर, ये आप समझ सकते हो कि फास्फोलिपिड की बाइलेयर है। ये लो जी, सॉरी, और ये यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, पंप प्रोटीन। यस बेटा, वही बात कि देखो इधर आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, अपन ऐसे हो तो बता दी एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, और ये साइटोसोलिक सरफेस। अब देखो बेटा कि यहां चार्ज आयन है, चार्ज आयन, सॉरी, यहां पर देखिए बेटा कि ये चार्ज आयन है, आवेशित आयन। लेकिन इन आवेशित आयन की जो सांद्रता है यहां निम्न सांद्रता है। अब निम्न सांद्रता है, और इधर आप जानते हैं उच्च सांद्रता है, उच्च सांद्रता है। यस बेटा, अब आप जानते हैं कि सबसे पहले फिर भी इन आयन को, यहां पर आपकी उच्च सांद्रता है, फिर भी इस आयन को निम्न से उच्च की ओर ही धकेलना है विभव बनाने के लिए। अब निम्न से उच्च की ओर धकेलना है तो पहले तो ये जो पंप प्रोटीन है, ये पंप प्रोटीन क्या करेगा, एटीपी यूज करेगा, यहां पे एटीपी प्रयुक्त करेगा, और एटीपी प्रयुक्त करते ही ये फास्फोराइलेटेड हो जाएगा और अपनी संरचना में बदलाव करेगा। फिर स्पेसिफिक आयन को अपने सतह पर जोड़ेगा और सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध धकेल देगा, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध क्या कर देगा, धकेल देगा। यस, तो ये आपका कैसा परिवहन हुआ बेटा, सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन। यस, और ये एक अपहिल प्रोसेस हुई, अपहिल प्रोसेस। यस बेटा, सांद्रता प्रवणता के विपरीत। क्लियर? जैसे बेटा आप समझ सकते हो कि वैक्यूल में आयन पहले से ही ज्यादा है, लेकिन वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन आपने पढ़ी थी टोनोप्लास्ट, उसमें स्पेसिफिक पंप होते हैं जो आयन को सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध साइटोप्लाज्म से वैक्यूलर सेप, रसदानी के रस में धकेलते रहते हैं, धकेलते हैं ना, फिर उसके साथ वाटर एंटर अपने आप ही कर जाता है। वो वाटर तो निष्क्रिय करता, परासरण से करता है। बात को समझे? अब आप जानते हैं ऐसे ही लाइसोसोम, लाइसोसोम की एसिडिक पीएच कैसे बनती है कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में भी एच पंप है जो प्रोटॉन को, हाइड्रोजन को अंदर धकेलते हैं। बात को समझे नहीं समझे? तो बहुत सारी जगह जीवन की गतिविधियों के लिए, लाइफ को एडजस्ट करने के लिए ये जरूरी होता है। बात को समझे? क्योंकि साम्य में अपना जीवन नहीं है, साम्य अवस्था में अपना जीवन नहीं है। बात को समझ रहे हैं? तो ये आपकी बात हो गई, ये आपका हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर बेटा? तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, सक्रिय परिवहन। अब देखो एक आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल दे रखी है कि भाई क्या क्या समानता है। अब देखो बेटा कि सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन में समानता क्या है कि उसमें भी प्रोटीन प्रयुक्त होता है, इसमें भी प्रोटीन प्रयुक्त होता है, इसलिए वो भी विशिष्ट प्रक्रम है, ये भी विशिष्ट है। उच्च वर्णात्मकता, स्पेसिफिक उच्च वर्णात्मकता, झिल्ली की उच्च वर्णात्मकता, और यहां पर भी उच्च वर्णात्मकता होगी। संतृप्त गति की, कि जब परिवहन में सारे ही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भाग लेंगे तो परिवहन की दर उच्च होगी, वहां पर भी और यहां पर भी।
और संदमक प्रभावित करेंगे। लेकिन अंतर क्या है, वो डाउन हिल प्रक्रम है, ये अप हिल प्रक्रम है। वो सांद्रता प्रवणता के अनुदिश, ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत संपन्न होता है। बात को समझ रहे हैं। अब आपको जो एनसीईआरटी ने एक टेबल दे रखी है, उस टेबल का अध्ययन भी आपको बहुत अच्छे से मैं आपको बता देता हूं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा जो टेबल आपको दे रखी है। हाँ तो देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी जो टेबल है, और उस टेबल को आपको मैं बहुत परफेक्टली बताता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट आपको टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टी गुण लिख रखा है, गुण, उसके बाद सरल विसरण, सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन। अब आप समझ सकते हैं कि जो सरल विसरण है और सुसाध्य विसरण है वो है तो निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, और आप समझ सकते हैं कि ये आपको लिख दिया क्या, सक्रिय परिवहन। क्लियर। तो बहुत परफेक्टली बेटा मैं आपको बताता हूं कि देखिएगा यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पहला गुण दे रखा है, प्रॉपर्टी दे रखी है, वो दे रखी है विशिष्ट झिल्ली प्रोटीनों की आवश्यकता। तो अभी अभी अपन ने पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में पूरा अपन ने सरल विसरण, सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन पढ़ा है। अब तुलनात्मक, ये कंपैरिजन है इन तीनों का, प्रॉपर्टी के आधार पर तीनों का क्या है बेटा, कंपैरिजन टेबल है। तो आप क्या कहेंगे कि ये कंपैरिजन टेबल है, कंपैरिजन टेबल, तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, यहां पर तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या दे रखी है, विशिष्ट झिल्ली प्रोटीनों की आवश्यकता। तो बताइए, विशिष्ट झिल्ली प्रोटीनों की आवश्यकता यानी जो बेटा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। यस, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी विशिष्ट झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता। क्या बेटा सरल विसरण में किसी प्रोटीन की आवश्यकता थी? जब सरल विसरण में मेम्ब्रेन की अनिवार्यता ही नहीं थी तो किसी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं थी। तो आप जान रहे हैं कि यहां प्रोटीन की आवश्यकता नहीं थी, ये अपन लिख सकते हैं नहीं, बोलो नो। क्लियर। और सुसाध्य विसरण में परिवहन तो सांद्रता प्रवणता के अनुसार हुआ था, लेकिन वहां ट्रांसपोर्टर प्रोटीन फैसिलिटी दे रहा था, तो प्रोटीन की आवश्यकता थी। हाँ, यस। और सक्रिय परिवहन में भी प्रोटीन की आवश्यकता थी, तो हाँ, यस। यस बेटा, बात को समझ गए। अब देखिएगा दूसरी प्रॉपर्टी आपकी बात है अत्यधिक चयनात्मक प्रकृति। अत्यधिक चयनात्मक प्रकृति या उच्च वर्णात्मकता, झिल्ली की उच्च वर्णात्मकता। तो बेटा झिल्ली की अत्यधिक चयनात्मक प्रकृति या उच्च वर्णात्मकता कब काम करती है? जब अपन कहें कि वो हाईली स्पेसिफिक हो। क्या हो मेरे बेटा? हाईली स्पेसिफिक, अति विशिष्ट, हाईली स्पेसिफिक। यस बेटा, तो हाईली स्पेसिफिक की बात करें तो सरल विसरण स्पेसिफिक था क्या? बताओ, अति विशिष्ट था क्या? नहीं, नो। क्योंकि जब प्रोटीन ही प्रयुक्त नहीं हुआ तो प्रोटीन प्रयुक्त ही नहीं हो रहा है, प्रोटीन भाग ही नहीं ले रहा है, तो विशिष्ट प्रक्रम नहीं होगा। तो झिल्ली की वर्णात्मकता यानी कोई विशेष प्रोटीन विशिष्ट विलेय को सेलेक्ट करता है। यस, तो वो आप जानते हैं कि वर्णात्मकता यहां पर कोई रोल नहीं है, किसमें? सरल विसरण में। लेकिन सुसाध्य विसरण में वो अति विशिष्ट था बेटा, तो हाँ, यस। और ये आपका सक्रिय परिवहन में भी हाँ, यस। क्लियर बेटा। फिर आपने क्या कहा? परिवहन संतृप्त। परिवहन संतृप्त यानी ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स की बात करें अपन बेटा, अपन ने क्या कहा था कि यदि परिवहन में प्रोटीन भाग ले रहे हैं और परिवहन में भाग लेने वाले सभी प्रोटीन या मेम्ब्रेन के जो उस समय के प्रोटीन जो उस विशेष अणु का परिवहन कर सकते हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन अगर परिवहन में भाग लें तो परिवहन की दर क्या होगी? अधिक होगी। और परिवहन की दर अधिक होगी तो उसको आप कहते हो परिवहन संतृप्त। यस बेटा, यानी अपन कहें कि भाई आप जानते हैं कि परिवहन में जब सभी, वो आपका अपन बात कि अपन ये बात कहते हैं कि जब सभी प्रोटीन वाहक परिवहन में प्रयुक्त हो जाएं तो परिवहन की दर अधिक होगी। यस बेटा, उसको आप कहते हो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। तो मेरी बात सुनो कि जब यहां प्रोटीन ही प्रयुक्त नहीं होता है तो कोई ट्रांसपोर्ट सैचुरेट नहीं है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट नहीं। और यहां पर बेटा क्या?
हाँ, यस भाई, हाँ, क्लियर है, समझ रहे हो। अब देखो बेटा, संदमकों के प्रति अनुक्रिया जो इनिबिटर्स होते हैं, इनिबिटर्स, तो आप समझ सकते हैं कि जब यहां प्रोटीन, सरल विषय में प्रोटीन ही नहीं होता है तो संदमक किसी भी चीज को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि संदमक प्रोटीन के साथ क्रिया करके प्रक्रम को रोक सकता है। यस बेटा, तो यहां तो आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि यहां प्रोटीन प्रयुक्त होते हैं, तो फिर आपका हाँ, यस और यस, क्लियर बेटा। हार्मोनल रेगुलेशन बेटा, तो हार्मोनल रेगुलेशन यानी बेटा जो ये परिवहन में जो प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रयुक्त होते हैं, इनका नियमन, परिवहन का जो नियमन है वो हार्मोन की वजह से होता है। हार्मोन इन पे नियंत्रण करते हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के परिवहन पे नियंत्रण करता है कि नहीं करता है, यस। तो हार्मोनल रेगुलेशन यानी ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के द्वारा पदार्थों के अणु या आयनों का परिवहन हार्मोन के संतुलन में होता है, हार्मोन उस पर कंट्रोल कराता है कि कितना परिवहन करवाना है या नहीं। यस बेटा, तो आप जानते हैं यहां तो फिर वही प्रोटीन ही नहीं है, तो हार्मोनल नियमन नहीं, नो। और यहां आप समझ सकते हैं कि हाँ और हाँ, यानी यस हो जाएगा, क्लियर बेटा। अब बताइए, अगली बात आती है अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी सिक्रोपरि परिवहन। अपहिल ट्रांसपोर्ट बेटा अभी मैंने बताया आपको कि सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, तो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। तो आप जानते हैं कि सरल विसरण निष्क्रिय परिवहन है, तो ये तो नहीं, क्योंकि ये तो डाउनहिल है। क्या है बेटा, डाउनहिल, तो डाउनहिल है तो ये तो नहीं, यस। और सुसाध्य विसरण भी नहीं, क्योंकि ये भी है तो डाउनहिल ही है ना, डाउनहिल है, निष्क्रिय, सांद्रता प्रवणता के अनुदिश बताया था अपन ने, यस। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट तो ओनली एंड ओनली किस में होता है, सक्रिय परिवहन में, यस। तो ये आप जानते हो कि सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध तो कौन सा परिवहन होता है, सक्रिय परिवहन, यस। फिर आप जानते हो रिक्वायर एटीपी, ऊर्जा की आवश्यकता। भाई सरल विसरण में आपने कहा था न तो ऊर्जा की ना प्रोटीन की, तो ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, किसमें, सरल विसरण में नहीं, यस बेटा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो सुसाध्य विसरण होता है उसमें भी एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना। आपने परिभाषा में लिखा था ऊर्जा व्यय किए बिना, यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊर्जा लग गई वहां तो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध हो गया, निम्न से उच्च की बात हो गई, तो यहां पर भी नहीं। और आप कहोगे कि सक्रिय परिवहन में ऊर्जा लगती है, अभी आपके सामने एटीपी खर्च हुई थी, यस बेटा। फिर देखो परिवहन प्रोटीनों की गति, भाई यहां तो प्रोटीन प्रयुक्त ही नहीं होता है, तो नो, प्रोटीन प्रयुक्त ही नहीं होता है। लेकिन आप दिमाग लगाओ, देखो बेटा, ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जो परिवहन प्रोटीन होती हैं, परिवहन प्रोटीन, ये आप कहो कि वाहक प्रोटीन, वाहक प्रोटीन। तो बेटा देखो कि वाहक प्रोटीन तो निष्क्रिय और सक्रिय दोनों परिवहन में भाग ले सकती है, जैसे सुसाध्य में लेती है, सरल में तो नहीं लेकिन सुसाध्य में लेती है ना। तो निष्क्रिय और सक्रिय दोनों परिवहन में भाग ले सकती है। लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कुछ अंतर होता है। जो निष्क्रिय परिवहन में आप जानते हैं कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो भाग लेते हैं, आपने परिभाषा में लिखा था वो स्थिर स्थिर होते हैं। स्थिर का मतलब ये नहीं है कि वो अपने अक्ष पे तो घूम सकते हैं, लेकिन केवल अपने अक्ष पे ही घूमेंगे, वैसे स्थिर होते हैं, स्थिर प्रोटीन आपने कहा था, स्थिर। और आप जानते हो यहां जो सक्रिय परिवहन में, ये तो बात होगी किसकी, सुसाध्य विसरण की, सुसाध्य विसरण की, यस बेटा। लेकिन जो सक्रिय परिवहन होता है, सक्रिय परिवहन में आपको पता है जो स्पेशल प्रोटीन यूज होते हैं, पंप प्रोटीन, पंप प्रोटीन। ये जो पंप प्रोटीन होते हैं ये गतिशील होते हैं बेटा, मूवेबल, गतिशील, है ना। ये मोबाइल कैरियर होते हैं, मोबाइल कैरियर। तो मोबाइल कैरियर आपने पढ़ा होगा, तो मोबाइल कैरियर होते हैं पंप प्रोटीन, यस बेटा। तो यहां तो दोनों में नो, और ये यहां पर क्या हो जाएगा, यस। बात को समझे। यानी बेटा सीधी सी बात है कि अपन सक्रिय परिवहन किसे कहते हैं, कि यह पदार्थों का गतिशील वाहक प्रोटीन द्वारा, गतिशील वाहक प्रोटीन, मोबाइल कैरियर प्रोटीन जो पंप प्रोटीन है, तो गतिशील वाहक प्रोटीन तथा एटीपी की सहायता से झिल्ली के आर पार होने वाला परिवहन है। और झिल्ली में विभिन्न प्रोटीन सक्रिय
तथा निष्क्रिय दोनों में भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो पंप प्रोटीन होते हैं वो केवल किस परिवहन में भूमिका निभाते हैं बेटा? सक्रिय परिवहन में। यस बेटा। तो आप समझ सकते हैं कि पंप पदार्थों का परिवहन इनकी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर करते हैं, यानी अपहिल ट्रांसपोर्ट, और ये आपका सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध है। तो पंप ऐसा करने के लिए पहले एनर्जी यूज करेंगे, तो एनर्जी केवल कहां लगेगी? सक्रिय में लगेगी। यस बेटा। तो फिर सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध वो धकेलेंगे, जो मैंने आपको बताया। तो ये सारणी आपको सब कुछ क्लियर कर रही है। अच्छा सुनो, ये सारणी सरल विसरण और सुसाध्य विसरण में पहले समानता, सरल में और सुसाध्य में समानता, तो दोनों निष्क्रिय हैं, डाउन हिल है। क्या है बेटा? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, और सांद्रता प्रवणता के अनुदिश होते हैं। यस, ये तो समानता होगी। लेकिन जैसे अंतर क्या हो जाएगा कि आप जानते हो कि इसमें प्रोटीन नहीं चाहिए लेकिन इसमें चाहिए, इसमें ये विशिष्ट नहीं है लेकिन ये विशिष्ट है, ये संतृप्त गति की यहां नहीं है जबकि यहां है, और संदमुख प्रतिवहन के लिए यहां नहीं है जबकि वहां है। बात को समझे बेटा? और हार्मोनल नियमन भी। लेकिन आप जानते हो, देखो ये अपहिल नहीं है, दोनों डाउन हिल हैं, और दोनों में एटीपी नहीं चाहिए, और दोनों में प्रोटीन की गति नहीं, मोबाइल प्रोटीन नहीं। एक में तो प्रोटीन है ही नहीं, एक में मोबाइल प्रोटीन नहीं। अब सुने कि ये सुसाध्य और सक्रिय परिवहन में, सुसाध्य और सक्रिय मतलब परिवहन में पहले अंतर क्या है? ये डाउन हिल है और निष्क्रिय है, ये सक्रिय और अपहिल है। और यहां प्रोटीन चाहिए लेकिन एटीपी नहीं चाहिए, यहां एटीपी चाहिए। बात को समझे? तो ये तो आपके क्या हो गए? अंतर हो गए। लेकिन समानता क्या है? चाहे एक में स्थिर प्रोटीन चाहिए सुसाध्य में, और इसमें आप जानते हैं बेटा कि सक्रिय परिवहन में पंप प्रोटीन चाहिए। बात को समझ रहे हो ना? लेकिन दोनों में प्रोटीन चाहिए तो सही, इसलिए फिर झिल्ली की उच्च ऋणात्मकता, क्योंकि स्पेसिफिक प्रक्रम हो जाएगा, वो कुछ इनके अंदर क्या हो सकती है? समानता हो सकती है। तो बेटा ध्यान से सुने कि पूरी टेबल का आपको मैंने स्टडी करवाया, और पीछे आपको पहले मैंने पूरी प्रोसेस पढ़वाकर फिर आपको स्टडी करवाया। तो आप इस टेबल को क्लियर कर लें, एनसीईआरटी की यहाँ लाइन टू लाइन को आप क्लियर कर लें। एक वो लाइन थी कि जो सरल विसरण है वो मतलब ठोस का ठोस की बजाय ठोसों के भीतर अधिक संभव है, वो एनसीईआरटी की लाइन देखो। जैसे यहां पर मैं एक फोम ले लेता हूं, फोम, अब वो सरल विसरण बता रहा हूं मैं, फोम। अब फोम तुम जानते हो छिद्रित होता है। अगर अपने यहां पर लिक्विड ले लें, लिक्विड यानी तरल, तरल ले लिया आपने, तो इस फोम में आसानी से चला जाएगा ना। यानी तरल का ठोस में, ये सॉलिड है, तरल का ठोस में विस्तृत हो गया आसानी से। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी कुछ आप जानते हैं कि कोई सॉलिड मतलब ठोस पदार्थ ही ले लें, तो क्या इस फोम के अंदर वो जा पाएंगे? नहीं, फोम के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो आप जानते हैं कि वो लाइन मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। यस बेटा। तो पूरा एनसीईआरटी से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और इसका क्लियर होना बहुत क्या है? जरूरी है। बात को समझे? तो अब आप पूरी थ्योरी को पढ़कर, अब देखो बेटा सिंपल प्रोसेसेस चलेंगे। जल संबंध, पादप जल संबंध आएगा, तो जल कैसे महत्वपूर्ण विलायक है, कैसे महत्वपूर्ण क्रियाओं में बात होती है। फिर अपन एक प्रक्रम पढ़ेंगे परासरण, जो जल का विसरणी है। लेकिन परासरण प्रक्रम क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, फिर अपन बात करेंगे कि जल विभोर, इनकी बातें करेंगे अपन आगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने, इंपॉर्टेंट आपकी जो टेबल है ये कंप्लीट होगी। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक में यहीं तक।